Hey guys, welcome to the extra classes. Let's back our topic. जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसके अंदर हमने फिजिबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने 7 टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसी के अंदर सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस यानी कि संरचित विश्लेषण। संरचित विश्लेषण स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मैथड्स और ग्राफिकल टूल्स का एक ऐसा समूह है जो एनालिस्ट को नए प्रकार के सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को निर्मित करने की अनुमति देते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस यूज़र के लिए सरलता से समझे जाने लायक होते हैं, ठीक है। और एनालिस्ट अपने स्वयं के संसाधनों से इन पर प्रारंभिक कार्य करते हैं। इनमें से अधिकांश में टूल्स नहीं होते हैं। परंपरागत विधि ट्रेडिशनल मेथड कॉस्ट या बेनिफिट और संभाव्यता विश्लेषण, फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेलेक्शन और पर्सनल कंसिडरेशन पर केंद्रित होती है। बट स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में नए लक्ष्यों एम्स और विश्लेषण एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर्ड टूल्स को ध्यान में रखा जाता है कि भाई कौन कौन से हमें इसके अंदर कुछ उपकरण जो होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होगी जिसकी वजह से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ये नए लक्ष्य निम्नलिखित है। पहला है कि प्रयोगकर्ता को बेहतर ढंग से समझाने के लिए जहाँ तक संभव हो ग्राफिक्स का प्रयोग करना। ग्राफिक्स अपन जानते हैं, ग्राफ्स के थ्रू हम जो कोई भी चार्ट वगैरह किसी भी आंकड़ों को जो भी होते डाटाज वगैरह उनको हम पढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसको यूज़ में लेना, ग्राफिक्स को प्रयोग में लेना। लॉजिकल, तार्किक और भौतिक जो फिजिकल सिस्टम में स्पष्ट अंतर दर्शाना। सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से पूर्व सिस्टम के गुणों और पारस्परिक संबंधों से परिचित करने के लिए एक तार्किक सिस्टम मॉडल तैयार करना। मतलब एक तरह से हमें क्या करना है, किसी भी अगले यूज़र को या किसी भी जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं उनके एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम आगे वाले किसी को भी समझा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर टूल्स का उद्देश्य डाटा फ्लो डायग्राम्स, डाटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन फोर्सेज और डिसीजन टेबल्स हैं। इनका लक्ष्य नया दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स विकसित करना है जिसे सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। यह डॉक्यूमेंट्स हमें डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आधार प्रदान करता है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के पहले से कार्यरत ऑटोमेटेड सिस्टम या मानव चलित सिस्टम्स के एनालिसिस की डेवलपमेंट प्रक्रिया है। इसमें नए सिस्टम के लिए डिज़ाइन का विकास होता है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एनालिस्ट को सिस्टम के बारे में नियंत्रित और लॉजिकल वे से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी परमिशन देता है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य उस करंट सिस्टम को पूरी तरह समझना है जिसमें से आवश्यकताओं को पता करना है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उद्देश्य सिस्टम की आवश्यकताओं को बताना है कि भाई हमें किस चीज़ की आवश्यकता है ताकि हम अपने उद्देश्यों को पूरे कर सकें और किस तरह से पूरे कर सकें कि हम अगले वाले को भी उसको बारे में समझा सकें। स्ट्रक्चर मतलब उसकी पूरी संरचना क्या है, उसका एनालिसिस विश्लेषण किस तरह से किया जा सकता है। अब है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में चार्टिंग टेक्निक या चार्ट तकनीक। चार्ट का प्रयोग संबंध यानी रिलेशनशिप तथा गति को, देखो ध्यान से, इसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं, संबंध तथा गति को डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सूचना संचरण, तुलनात्मक कार्य, किसी तथ्य को महत्व देना तथा कुछ विशेष परिस्थिति में अनुमान लगाने में भी किया जाता है। चार्ट इंफॉर्मेशन आइटम्स को आपस में व्यवस्थित कर किसी इंडेक्स पर इनके मध्य तुलना को प्रदर्शित करता है। चार्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चार्ट मुख्यतः इन प्रकार के होते हैं जो कि हमने पढ़े हुए भी हैं। एक तो बार चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं इस तरह से, और एक होते हैं पाई चार्ट जो कि 360 डिग्री के अंदर शो किए जाते हैं। पहला है इसके अंदर बार चार्ट। बार चार्ट एलिमेंट्स के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बार चार्ट का प्रयोग प्राय प्रबंधन मैनेजमेंट प्रदर्शन के लिए होता है। निम्न फिगर में बार चार्ट का संबंध तथा गति पर बल दिखाते दर्शाया गया है। अलग अलग रो को इसका विजुअल इफेक्ट बढ़ाने के लिए शेड भी किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बार चार्ट का है जो कि आपस में क्या है, रिलेशंस बता रहे हैं और गति दिखा रहे हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है। जब बार अलग किया जाता है तथा चार्ट संबंधों को दर्शाते हैं तब इन्हें एक साथ सटाकर रखा जाता है। वह गति के पैटर्न का एक चिन्ह बनाते हैं जैसा कि उपरोक्त फिगर में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। चार्ट का सबसे साधारण रूप फॉर्मेट तथा टाइप लाइन चार्ट है, और लाइन चार्ट को हम ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि आलेखित प्लॉटेड पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाता है। लाइन चार्ट किसी अन्य चार्ट की अपेक्षा मूवमेंट को बेहतर ढंग से दर्शा सकते हैं। यह झुकाव या ट्रेंड्स, कर्व्स को दर्शाता है। कर्व्स की तुलना के लिए 2 या 2 से अधिक लाइंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न फिगर में लाइन चार्ट को प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से ये फिगर किया है, एक साथ बढ़ो, यहाँ तक तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ा, फिर और बढ़ाइए।
अलग ही टाइप से इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, और ये कर्व चार्ट शो करता है इस तरह से। ये है लाइन चार्ट का फिगर। और उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का प्रयोग संबंधों को प्रतिशत में दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि निम्न फिगर में पाई चार्ट को किसी परीक्षा के अंक बाहर का उदाहरण लेकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम जनरली एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस करते हैं परसेंटेज वाले, उसके अंदर पाई चार्ट का जनरली हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसे कि हम उसके अंदर अंकों का यूज़ करके मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के टूल्स कौन कौन से होते हैं? ये 5 टूल्स दिए गए हैं। तो डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी यानी कि डाटा शब्दकोश, और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं किसके? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के। इसके अंदर क्या क्या है? तो डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी है, डाटा डिक्शनरी है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है, डिसीजन टेबल है और डिसीजन ट्री है। इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा डाटा फ्लो डायग्राम्स। डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या है कि इसको बबल चार्ट भी कहा जाता है। लैरी कॉन्स्टेंटेन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसको लैरी कॉन्स्टेंटेन ने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की ग्राफिकल रूप से दर्शाने के लिए सर्वप्रथम डीएफडी को विकसित किया था। किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को ग्राफिकल रूप से दर्शाने के लिए डीएफडी का विकास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को स्पष्ट करना और उन मुख्य ट्रांसफॉर्मेशंस को पहचानना है जो कि सिस्टम डिज़ाइन में प्रोग्राम किए जाने हैं। अतः डिज़ाइन फेज डिज़ाइन अवस्था का प्रारंभिक बिंदु है जो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को विस्तार से न्यूनतम लेवल तक फंक्शनली रूप से डीकम्पोज या अपघटित करता है कि भाई हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हमें स्टार्टिंग से हमें ये बताता है। उसके बाद है डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम्स रेखाओं से संबद्ध सीरीज ऑफ बबल्स, यानी बबल्स की श्रेणी से बना होता है। इसमें बबल्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और रेखाएं जो होती है वो डाटा फ्लो या फिर डाटा के प्रवाह को दर्शाती है। डाटा फ्लो डायग्राम के संकेत और चिन्ह किस तरह से होते हैं? इसके निर्माण के लिए डीएफडी यानी डाटा फ्लो डायग्राम के निर्माण के लिए 4 प्रकार के संकेत चिन्ह का उपयोग लिया जाता है। पहला है स्क्वायर, फिर है स्ट्रेट लाइन, फिर इसके अंदर आ जाता है सर्कल, और दूसरा चौथा नंबर का आता है इसके अंदर ओपन रेक्टेंगल। तो पहला जैसे सर्किल है, सर्किल किन सोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है? यह डाटा का मूल या सोर्स या एंटिटी, यानी कि एंटिटी पूरा उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी पूछे स्क्वायर किस तरह का डाटा होता है, ये डाटा का मूल या सोर्स या एंटिटी प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी ये साइन दिखे इसका मतलब ये क्या है? एंटिटी है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार की रेखा तीर के निशान के साथ होती है और डाटा फ्लो डाटा के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सर्किल वृत्त, यानी कि डाटा पर क्रिया का संकेतक है कि भाई ये काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है? सर्कल का मतलब क्रिया का संकेतक है। नेक्स्ट है ओपन रेक्टेंगल, खुला आयतन, यानी पूरा बंद नहीं है, ये खुला है लेकिन आयत के रूप में है, तो ये डाटा स्टोरेज यानी डाटा संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। जब भी ये आ जाए इसका मतलब डाटा स्टोरेज है, स्टोरेज को बता रहा है। डीएफडी के कंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। पहला है सरल रेखा एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, वर्गों, वृत्तों और फाइलों के नाम दिए होने चाहिए, डिकम्पोज हुए डाटा फ्लो में संतुलन होना चाहिए, डिकम्पोज हुए डायग्राम की डाटा प्रवाह वास्तविक डायग्राम के जैसे ही होने चाहिए, 2 डाटा फ्लो वर्ग या वृत्त का एक ही नाम नहीं होना चाहिए, सभी डाटा फ्लोज का डायग्राम के बाहरी चारों ओर बनाने चाहिए, डाटा प्रवाहों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस डाटा संग्रहण को उचित नाम दिए जाने चाहिए, सामान्यतः क्रियाओं को उनकी संज्ञा के अनुसार नाम दिए जाने चाहिए, नियंत्रण सूचनाएं जैसे कि रिकॉर्ड संख्या, पासवर्ड और वैधता की आवश्यकता इत्यादि को डीएफडी के अंतर्गत नहीं बताना चाहिए। यदि एक ही बिंदु पर अनेक घटनाएं इकट्ठी होती है तब एनालिस्ट डाटा परिवर्तन को डिकम्पोज कर सकता है। अब इसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम्स के प्रकार दिए हुए हैं। पहला है फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स, फिर है लॉजिकल डीएफडीज। ये है इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स दे रखे हैं इसके अंदर। फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स में क्या है? यह इस बात पर केंद्रित रहता है कि वास्तव में डाटा फ्लो सिस्टम में किस प्रकार का एलिमेंट लागू हुआ है। अर्थात फिजिकल डाटा फ्लो सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि करंट सिस्टम को अच्छी तरह समझ लिया जाए। ठीक है, करंट फ्लो सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, ये इस बात को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। उसके बाद फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स करंट सिस्टम में सम्मिलित वास्तविक डिवाइस, डिपार्टमेंट्स, पीपल आदि को दर्शाता है कि भाई जो अभी प्रेजेंट में कौन है। उसके बाद है लॉजिकल बिजनेस एक्टिविटी पर केंद्रित रहता है, अर्थात सिस्टम में डाटा के फ्लो या सिस्टम के प्रोसेस पर यह केंद्रित रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल क्या शो कर रहा है और लॉजिकल वाला क्या शो कर रहा है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता कि डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, बल्कि यह यूज़ को बताता है कि इसको कैसे लागू किया जाता है। यह बिजनेस कंट्रोल तथा यूज़र के दृष्टिकोण से डाटा को फ्लो प्रदान करता है। और डाटा फ्लो डायग्राम लेवल्स कितने होते हैं? इसमें 3 लेवल्स होते हैं। पहला है लेवल 0,
फिर है लेवल 1 और लेवल 2। ये ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाटा फ्लो डायग्राम में कितने लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं। पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे लेवल 0। लेवल 0 क्या है? यह डीएफडी का हाईएस्ट लेवल है। देखिए 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट लेवल है जो एक ग्लास पर सिस्टम के ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन को प्रदान करता है। उसके बाद है इसके अंदर, इसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहा जाता है। लेवल 1, यह लेवल 0 से अधिक डिटेल्ड वर्जन है। इसमें डाटाबेस और विभिन्न महत्वपूर्ण यूनिट शामिल है। ये उससे भी डिटेल्ड वर्जन है। और लेवल 2, जैसे जैसे यूज़र सिस्टम में गहराई में जाता है वैसे वैसे डिटेल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगता है, वह डीएफडी का स्तर अपने आप बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं डाटा फ्लो डायग्राम के बाद डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी एक सूची पत्र या कैटलॉग है जो किसी सिस्टम में एलिमेंट्स का संग्रह होता है। ये एलिमेंट डाटा और उसके तरीके के चारों ओर केंद्रित होते हैं जिसमें इन्हें यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। डाटा डिक्शनरी में हमें उन सारे एलिमेंट्स की सूची मिलेगी जो सिस्टम से जा रहे डाटा को निर्मित करते हैं। डाटा डिक्शनरी में डाटा को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए टैप है, डिस्क प्रोसेसिंग है। इसमें आईबीएम को एक फ़ाइल और डाटा सेट कहा जाता है और एक डाटा सेट कहा जाता है। फाइल का अर्थ डाटाबेस टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भिन्न होता है। आईबीएम के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के मैनुअल में डाटा को सेगमेंट्स में विभाजित फील्ड्स के रूप में परिभाषित किया गया है। कि सेगमेंट्स में तो विभाजित है लेकिन उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है? डाटा को फील्ड्स के रूप में। कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस यानी सीडीएसएल की फुल फॉर्म याद रखना। कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस ने डाटा को कंबाइन इन एग्रीगेट्स यानी समूह में संयुक्त डाटा आइटम्स के रूप में परिभाषित किया है। इसने डाटा को किस में परिभाषित किया है? कंबाइन इन एग्रीगेट्स। और वहाँ पर किस में किया है? डाटा सेट में। फाइल का मतलब क्या कहा गया है? इसके अंदर एक डाटा सेट कहा गया है। ठीक है, दोनों में अलग अलग नाम है। इसमें कंबाइन इन एग्रीगेट्स, उसमें डाटा सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाटा की सबसे छोटी इकाई को आईएमएस में फील्ड कहा गया है और सीडीएसएल में डाटा आइटम कहा गया है। कि आईएमएस के अंदर तो क्या कहा गया है? आईएमएस क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और सीडीएसएल क्या है? इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या कहा गया है? सबसे छोटी इकाई को डाटा आइटम। डाटा की सबसे छोटी इकाइयों के समूह को आईएमएस में तो कहा गया है सेगमेंट और सीडीएसएल में डाटा एग्रीगेट कहा गया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। और उसके बाद एक समय में प्रोसेस होने वाले तत्व को आईएमएस में तो क्या कहते हैं? लॉजिकल रिकॉर्ड। और सीडीएसएल में कहा जाता है रिकॉर्ड। और सबसे बड़े समूह को आईएमएस में डाटाबेस और सीडीएसएल में सेट कहा जाता है। ये एक तरह से इनके अंदर का बीच का डिफरेंशिएशन है। डाटा डिक्शनरी को निम्न वर्गों में बांटा गया है। डाटा डिक्शनरी को किसमें? निम्न वर्गों में बांटा गया है। एक तो है डाटा एलिमेंट है, डाटा एलिमेंट और डाटा स्ट्रक्चर। ये दो तरह के में इसके अंदर बांटा गया है। किसको? डाटा डिक्शनरी को। डाटा एलिमेंट डाटा की सबसे छोटी इकाई जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, डाटा एलिमेंट कहलाता है। जैसे दिनांक में दिन, माह और वर्ष के अंक। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि सबसे छोटा क्या होगा इसके अंदर प्रोसेस में? डाटा। और इसके बाद है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा एलिमेंट्स का ऐसा समूह जिसे एक इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता हो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर में सर्विस प्रोवाइडर का कोड, एरिया कोड, एक्सचेंज कोड और नंबर आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 0121276715 में 0121 क्या है? ये आगे वाला जो है डैश से पहले ये क्या है? एरिया कोड है। और इसके बाद ये 2 दे रखा है, ये है सर्विस प्रोवाइडर का कोड। और 76 दिया है थर्ड नंबर पे, वो है एक्सचेंज कोड। और लास्ट में जो बड़ी वाली डिजिट है ये क्या है? एक नंबर है। उसके बाद आता है इसके अंदर डाटा फ्लो एंड डाटा स्टोरेज। डाटा एलिमेंट, डाटा स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पे क्या है? डाटा फ्लो और डाटा स्टोर। इसके अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर डाटा को मूवेबल अवस्था में दर्शाते हैं वो डाटा प्रवाह या डाटा फ्लो कहलाते हैं। और जो डाटा स्ट्रक्चर को स्थिर अवस्था में दर्शाते हैं उनको डाटा संग्रह कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो फ्लो करेंगे उसको डाटा, जो मूवमेंट दर्शाएंगे वो डाटा फ्लो, और जो रुकेंगे स्थिर अवस्था में है, नॉट डायनामिक है, स्टैटिक है, उनको डाटा स्टोर कहेंगे। थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है डीएफडी। और डाटा स्ट्रक्चर के बाद हमारे डाटा डिक्शनरी के बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए के निर्णय विश्लेषण हेतु 3 उपकरण हैं जिन्हें सूडो कोड या छद्म कोड भी कहते हैं। इसमें एक से स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हैं। ये विधि तब अपनाई जाती है जब निर्णय बहुत जटिल ना हो। इस विधि में किसी प्रोसीजर को वर्णित करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश मुख्य रूप से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के समान होती है। इसमें तार्किक संरचना और आदेश सूचक वाक्यों का प्रयोग वांछित कार्य के लिए निर्देशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए किया जाता है ये। इसमें निर्णय इफ़, देन, एल्स, सो, मतलब हम कहते हैं ना इफ़ अगर ये हो, देन तब ये हो, एल्स तो क्या होगा, तो उस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को और अधिक सुसंगत और उपयोगी बनाने के लिए डाटा डिक्शनरी में परिभाषित किए गए शब्दों का प्रयोग
कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में 3 मूलभूत फंडामेंटल्स टाइप के कथन किसी प्रोसेस का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है इसके अंदर सीक्वेंस स्ट्रक्चर, क्रमबद्ध संरचनाएं। दूसरा है इसमें स्ट्रक्चर्ड डिसीजन स्ट्रक्चर्स, निर्णय संरचनाएं। और थर्ड नंबर पे है इटरेशन स्ट्रक्चर, पुनरावृत्ति संरचनाएं। ठीक है, ये 3 तरह की क्या है इसके अंदर प्रोसेस का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त की गई है। 3 फंडामेंटल टाइप्स के मतलब स्टेटमेंट्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे आता है डिसीजन टेबल। डिसीजन ट्री के प्रारूप में इंफॉर्मेशंस का अभाव इसकी मुख्य कमी है कि भाई डिसीजन ट्री के प्रारूप में इंफॉर्मेशंस का अभाव इसकी मुख्य कमी है और जिसके कारण हम शर्तों के अन्य संयोजनों को जांच के लिए नहीं जान पाते हैं। डिसीजन टेबल यहाँ पर उपयोगी है। उसके बाद डिसीजन टेबल किसी समस्या और किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करने के लिए कंटिंजेंसी यानी संभाव्यताओं की एक तालिका है या टेबल है। यह शर्तों और कार्य के संबंधों को प्रस्तुत करने वाला एकमात्र टूल है। डिसीजन ट्री और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के उदाहरण में प्रयोग की गई छूट की नीति को डिसीजन टेबल में निम्नांकित चित्र की भांति दर्शाया गया है। मतलब इस तरह से ये कंडीशंस दे रखी है। एक तो इफ़ वाली, इफ़ में अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो हम कंडीशन एंट्री किस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास 4 तरह की चीज़ें 5-6 तरह के हैं तो उसमें यस होगा, नो होगा, ये कंडीशंस दे रखे हैं। उसके बाद देन जो है उसका एक्शन है, तब हमें क्या करना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके अंदर कंडीशंस दी गई है कि भाई हम क्या एक्शन देना चाहिए उन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये कुछ अपने इसके अंदर टेबल बनाई जाती है डिसीजन की, हमें डिसीजन किस तरह से लेना है। डिसीजन टेबल के 2 भाग होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन टेबल के कितने भाग होते हैं, एक तो स्टब और एक एंट्री। जैसे इसके अंदर दे रखा है एंट्री और ये है यहाँ पर स्टब्स। ये एंट्री है, इधर कंडीशन एंट्री और ये कंडीशन स्टब, यानी 2 पार्ट्स है स्टब और एंट्री। डिसीजन टेबल स्टब और एंट्री ये 2 टाइप्स दे रखे हैं, स्टब में और एंट्री में। दोनों में क्या है, एक तो कंडीशन स्टब है, एक एक्शन स्टब है। इसमें भी कंडीशन एंट्री है और एक एक्शन एंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है इसके अंदर, इसको याद कर लेना। और स्टब भाग भी 2 भागों में बटा होता है। स्टब का ऊपरी भाग कंडीशन स्टब और निचला भाग एक्शन स्टब कहलाता है। इसी प्रकार इसका एंट्री भाग भी 2 भागों में बटा होता है। एंट्री का ऊपरी भाग तो कंडीशन एंट्री और निचला भाग एक्शन एंट्री कहलाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी डिसीजन ट्री, निर्णय ट्री। सिस्टम एनालिस्ट की नीतियों के लॉजिक्स को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ही सबसे पहला टूल है डिसीजन ट्री। सबसे पहले हमने डिसीजन टेबल ले लिया, उसके बाद आ गया डिसीजन ट्री। उसके अंदर हम डिसीजन ट्री में तार्किक विकल्पों के रूप में अनेक शाखाएं होती हैं और डिसीजन ट्री एक वर्णित नीति पर आधारित लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को रेखांकित करना है, इसका निर्माण करना है, इसका अध्ययन करना, सुधारना सरल होता है और इस प्रकार का ये एक उत्तम टूल है। उदाहरण के तौर पर डिसीजन ट्री को समझते हैं तथा उसी उदाहरण का उपयोग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश व डिसीजन टेबल में या निर्णय तालिका में करेंगे। जैसे हमने पहले वाले पॉइंट्स पढ़े थे। उदाहरण, एक प्रकाशक की अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए छूट की नीति को दर्शाया गया, जैसा हमने पढ़ाई था अभी कंडीशन इफ में और देन में। और इसमें बुक स्टॉल्स, लाइब्रेरीज और किसी व्यक्ति के लिए पृथक छूट नीति का निर्धारण किया गया है। डिसीजन ट्री में नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। यह स्वयं कोई गणना नहीं करता है, न किसी कार्य के लिए निर्देशों के समूह को के रूप में तर्कों को प्रस्तुत करता है। ये टाइप्स है कस्टमर्स के, एक तो है डिस्काउंट पॉलिसी किसके लिए, एक तो है बुक स्टॉल्स के लिए, एक है लाइब्रेरीज और इंडिविजुअल के लिए। साइज़ ऑफ ऑर्डर दे रखा है 10 या 10 से ज़्यादा या 10 से कम। तो इन 10 से ज़्यादा होगा तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टॉल्स पे, अगर इतने आप प्रोडक्ट लेंगे तो इतना फ्री मिलेगा, इससे कम लेंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगा, डिलीवरी चार्ज लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह की यहाँ कंडीशंस दे रखी है। ये डिसीजन ट्री है। तो आज हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इसके अंदर कंप्लीट हो गया है और हमने अच्छे से इसके पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।